जय हिंद स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। आज हम एक और सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। नाउ दिस सेशन इज बेस्ड ऑन कंप्लीट ग्रामर। इसमें मैंने ग्रामर बेस्ड काफी क्वेश्चंस कवर अप करे हैं इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स। सो आई विल टेल यू द आंसर और उसके साथ साथ ही मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगी। इसमें हमने ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं, जैसे वर्ब्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, नाउन्स हो गए, देन अगेन प्रेपोजिशंस का हम एक सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, वो कंप्लीट प्रेपोजिशन पे बेस्ड था। दिस इज अ मिक्स्ड ग्रामर सेशन। प्लस इसमें कुछ क्वेश्चंस वोकैबुलरी के भी होंगे, बिकॉज कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं इंग्लिश में वोकैब के जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, उनके सिमिलर मीनिंग्स निकलते हैं। अब हमें सेंटेंस के हिसाब से ही वर्ड को पिक करना होता है। सो बेसिकली इट्स अ मिक्स सेशन, सो आई एम श्योर यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम्स ओनली आफ्टर डैश वेरी हार्ड। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कंटिन्यूइंग, लर्निंग, फंक्शनिंग एंड टॉयलिंग। अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है वो कैब में एंटोनिम्स सिनोनिम्स के हिसाब से दे दें आपको, मैंने फिलअप्स के हिसाब से दे दिया है आपके सामने। You should know the meaning of all the four words. Continuing का मतलब, जैसे कंटिन्यू मतलब किसी चीज को लगातार करते रहना। फंक्शनिंग, जब हम किसी काम का एक फंक्शन होता है, जैसे किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है उसका फंक्शन होता है, मतलब वो काम क्या करता है। लर्निंग मतलब सीखना। और टॉयलिंग, नाउ दिस इज द वर्ड विच मे बी न्यू फॉर लॉट ऑफ यू। टॉयल मतलब होता है बेसिकली टू वर्क। टॉयल इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है वर्क। सो ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम्स ओनली आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड। ऑब्वियसली कंटिन्यूइंग, लर्निंग, फंक्शनिंग का कोई यहाँ सेंस नहीं बनता। वर्किंग वर्ड की जगह एग्जामिनर हैज गिवन यू अ बेटर वर्ड इन द ऑप्शन, दैट इज टॉयलिंग। सो आप इसको मार्क करेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। So this is how you have to do these questions in case अगर आपको एग्जाम में आते हैं। and again I am saying ये आपको एंटोनिम सिनोनिम्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। अगर आपको सपोज वर्क वर्ब दे दिया, वर्किंग दे दिया, सिनोनिम्स में टॉयलिंग है, तो अंडरस्टूड है वो अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू। All right. Now see the next question. He dashed his camera on the table. Now four options again, laid, lane, lay, lie, काफी सिमिलर हैं। इन ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और ऐसे क्वेश्चंस आते भी काफी हैं एग्जाम्स में। नाउ सी, वर्ब्स हैं बट सिमिलर हैं, बट डिफरेंट मीनिंग के साथ। लाई के दो मतलब निकलते हैं, एक होता है झूठ बोलना, इट्स अ वर्ब, ओके। एक होता है जैसे हम झूठ बोलते हैं, ही लाइड टू मी, इसका पास्ट टेंस हो जाएगा LIED, और थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है। दूसरा लाई होता है जैसे लेट जाना, टू रेस्ट, जैसे हम कहते हैं ना लाई डाउन, सो थोड़ी देर लेटना, रेस्ट करना। सो अगेन वर्ब्स हो गए। देन दिस ले, ये होता है बेसिकली अगर कोई हमें सामान रखना हो, जैसे ले द टेबल या ले द बैग ऑन द टेबल। ले द टेबल होता है जैसे टेबल को सेट करना, बिफोर योर मील्स हम टेबल को सेट करते हैं, तो उसके लिए हम ले वर्ब यूज करते हैं। हमारा लगेज है उसको कहीं रखना है तो हम ले वर्ब यूज करते हैं, उसी का पास्ट टेंस है लेड। नाउ द सेंटेंस ही डैश हिज कैमरा ऑन द टेबल, यहाँ पे पास्ट टेंस में आंसर आएगा। व्हाई? बिकॉज अगर प्रेजेंट में आता तो ये लेज होता ना, सिंगुलर वर्ब होता बेसिकली। सो दिस मीन्स इसका आंसर पास्ट में आना चाहिए। और यहाँ पर लाई, झूठ बोलना या लेटने का कोई सेंस नहीं बनता सेंटेंस के हिसाब से। आपको कैमरा टेबल पर रखना है, तो रखने के लिए ले वर्ब यूज होगा जिसका पास्ट टेंस लेड है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question is grammar based, verb का question है। First I'll explain the rule to you, then I'll tell you the answer. एक बार समझाने के बाद आप खुद ही इनफैक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं।
John as well as his friends always dash the permission of his mother before going for a rugby match. जब भी आपको दो नाउन्स को ज्वाइन करता है एग्जामिनर सपोज देता है, ऐसे कंजंक्शंस के साथ as well as, along with, as well as, along with, like, unlike, besides, अगर ऐसे कंजंक्शन से दो नाउन्स को ज्वाइन करा जाता है तो हमारा जो ग्रामर का रूल है, इट सेज आप वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जो भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करोगे। अब यहाँ पे एज वेल एज कंजंक्शन है, आपको दो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एक जॉन और एक फ्रेंड्स। पहला सब्जेक्ट है जॉन, दूसरा है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमें जॉन के हिसाब से वर्ब लगाना है। जॉन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। अब ये चारों ऑप्शंस एग्जामिनर ने हमें सिंगुलर के ही दिए हैं। आस्क मतलब पूछना, रिसीव मतलब कोई चीज जब हम प्राप्त कर लेते हैं, ओके। सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम किसी चीज को सॉल्व करना, एंड सीक होता है बेसिकली टू आस्क फॉर अ परमिशन, हेल्प और समथिंग, ठीक है, और सर्च फॉर समथिंग। सो यहाँ पर जॉन एज वेल एज फ्रेंड्स ऑलवेज सीक्स द परमिशन के लिए हम सीक्स का यूज करेंगे। सीक वर्ब है हमारा और इसे हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज करा है बिकॉज जॉन सिंगुलर नाउन है और वो फर्स्ट नाउन है। सो यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर आस्क द परमिशन नहीं होगा क्योंकि आस्क के बाद फॉर लग जाता है। अगर यहाँ करेक्ट आंसर आस्क होना चाहिए था तो फिर सेंटेंस हमारा होता जॉन एज वेल एज फ्रेंड्स ऑलवेज आस्क फॉर द परमिशन। सिंस हमें फॉर प्रेपोजिशन एग्जामिनर ने नहीं दिया हुआ है इसलिए हमने आस्क को रेलेवेंट नहीं माना है और सीक को अपना करेक्ट आंसर अज्यूम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेम सी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था अनलाइक कंजंक्शन के साथ भी यही वर्ब का रूल आप अप्लाई करेंगे। इवन विद द वर्ब अनलाइक, अनलाइक के साथ दो फ्रेजेस को जोड़ा गया है, जस्ट अ मिनट, ओके। अनलाइक के साथ दो फ्रेजेस को जोड़ा गया है, दो नाउन्स को जोड़ा गया है, सिस्टर एंड ब्रदर्स। दिस इज द फर्स्ट नाउन, दिस इज द सेकेंड नाउन। तो पहला नाउन सिस्टर है, सिस्टर सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। वॉन्ट्स, वॉन्ट, विश, एस्पायर, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही एक है, दैट इज वॉन्ट्स। विश इज नॉट सिंगुलर, वॉन्ट इज नॉट सिंगुलर, एस्पायर इज नॉट सिंगुलर, ये तीनों प्लूरल हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, वॉन्ट्स। और दूसरा माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स वॉन्ट्स टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग, चाहना, ठीक है। Although the school lunch passed the legal standards, dash or not it is healthy is debatable. Okay. Now whether, if, either, ये वाला जो पहला वेदर है ये है मौसम। आपका WEATHER वेदर होता है मौसम, तो ये तो कहीं से रेलेवेंट ही नहीं है। देन WHETHER ये होता है वेदर, यस और नो। एंड इफ का मतलब भी यही होता है अगर, और आइदर होता है दो में चॉइस, आइदर इज 1 out of 2। नाउ लेट अस रीड द सेंटेंस। Although the school lunch passed the legal standards, dash or not it is healthy is debatable. Either के साथ or not नहीं आता, if के साथ or not नहीं आता, यहाँ आपका correct conjunction है whether. These three are conjunctions. WEATHER whether is a noun, बाकी तीन B, D और C conjunctions हैं। Remember WHETHER whether conjunction है, ये use होगा or not के साथ। Either यूज होता है or के साथ when you have to choose 1 out of 2, और if होता है अगर, यदि, but इसके साथ or not नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें or not दिया गया है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है whether।
17 students were needed for a dash in order to discuss the topics during the students council meeting. Okay. Decorum. Maintain a proper decorum. आपने सुना होगा बहुत जगह. Maintain a proper decorum मतलब proper discipline. कोटा, कोटा होता है लाइक मेजोरिटी, कितने कोटा ऑफ पीपल मतलब कितने आप कह सकते हो परसेंटेज. कोट जैसे एक कोटेशन होती है, किसी राइटर की एक कोट है, किसी पोएट की एक कोट है, कोटेशन. और कोरम, कोरम का मतलब होता है मिनिमम पीपल, मिनिमम पीपल नीडेड टू कंडक्ट अ मीटिंग और अ डिस्कशन. कई बार एक मीटिंग या डिस्कशन करना होता है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम इतने लोग रिक्वायर्ड हैं तभी मीटिंग कंडक्ट हो सकती है. सो दैट द minimum number of people required, that is known as quorum. So 17 students were needed for a quorum in order to discuss the topic. So see, the correct answer here is quorum. quota, quote, decorum के बिल्कुल different answers हैं, meanings हैं, sorry different answers नहीं, different meanings हैं. The big stone monument was the only the lost traveler remembered. All right, I hope the board screen is visible to all of you. Okay. Now the big stone monument was the only dash the lost traveler remembered. Specimen, नमूना. Specimen होता है किसी चीज का सैंपल, नमूना. Souvenir, souvenir होता है जैसे यादगार हो गई. आप कहीं घूमने गए, आप आगरा गए, आप एक छोटा सा ताजमहल का एक पीस लेकर आ गए कहीं से मार्केट से बाई करके, वो एक सोवेनियर है, एक रिमेम्बरेंस. आपको किसी फ्रेंड ने कोई चीज दे दी, दैट्स अ सोवेनियर, मींस एक रिमेम्बरेंस. लैंडमार्क, लैंडमार्क होता है एक पर्टिकुलर प्लेस, एक निशानी, बेसिकली एक निशानी जिससे आप उस जगह को ध्यान रखते हो. कई बार हम कहीं जगह पर जाते हैं, हमें रास्ते ध्यान नहीं रहते, बट हम ध्यान रखते हैं कि हमें किसी के घर जाना है, उसके घर के सामने एक हॉस्पिटल है या उसके घर के बराबर में एक स्कूल है, तो वो स्कूल या हॉस्पिटल क्या हो गया, लैंडमार्क. एंड पीस होता है टुकड़ा. तो इस सेंटेंस में करेक्ट आंसर होगा हमारा डेल्टा, दैट इज लैंडमार्क. बिकॉज अगर कोई ट्रैवलर खो गया है तो वो अगेन उसका कोई लैंडमार्क होगा, उसने कुछ एक आप कह सकते हो निशानी ध्यान रखी होगी कि जहां पर भी वो जा रहा था उसके आसपास कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, कोई शॉप है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, कुछ भी है, एक प्लेग्राउंड है या कोई बोर्ड लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया उसके लिए लैंडमार्क. सो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा लैंडमार्क. I'm sorry, something went wrong. Just give me a minute. All right. Okay, we were at this question. इसका correct answer मैंने आपको landmark बताया था. Students, just give me a minute. I'll have to load the file again. All right, so here we are back again. Sorry for the inconvenience. All right, now the next question. The airline was unable to give us a reason for the dash departure delay. Now if you see here, यहाँ पे सारे रूट वर्ड्स हैं. आयन रूट वर्ड है. आयन जब भी, आयन एक सफिक्स की तरह, सॉरी प्रीफिक्स की तरह यूज होता है. प्रीफिक्स मतलब वर्ड से पहले. आयन जब किसी भी वर्ड से पहले लगेगा उस वर्ड का मीनिंग नेगेटिव हो जाता है, ऑपोजिट. जैसे एक्टिव, इनएक्टिव, आउटसाइड, इनसाइड.
सो ऑपोजिट मीनिंग्स हो गए. सो सिमिलरली डिविजिबल मतलब बांटना, डिवाइड करना, तो इनडिविजिबल बांटना नहीं. देन इनविंसिबल, इनविजिबल, इनविजिबल होता है, विजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, और इनविजिबल मतलब जब नहीं देख सकते. बी ऑप्शन इनविंसिबल, आप कह सकते हो जब किसी को हराया नहीं जाता वो पर्सन होता है इनविंसिबल. और इनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेन करना होता है, समझाना. आईएन रूट वर्ड आ गया मतलब नहीं समझा पा रहे हो जब आप, समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन. सो द एयरलाइन वाज अनेबल टू गिव अस अ रीजन फॉर द इनएक्सप्लिकेबल. करेक्ट आंसर यहाँ पर है इनएक्सप्लिकेबल डिले, मतलब जो डिले आप नहीं समझा पा रहे थे. सो करेक्ट आंसर ये होगा. ऑब्वियसली डिवाइड करना या डिवाइड नहीं करने का कोई सेंस नहीं बनता, विजिबिलिटी या नॉन विजिबिलिटी का भी सेंस नहीं बनता. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंश्योर अ डैश रिप्लाई प्लीज इंक्लूड ऑल पर्टिनेंट डिटेल्स इन योर email. Pertinent is like important, necessary. Now prompt, tardy, efficient, strange. Prompt का मतलब होता है तुरंत, जब हम कोई काम तुरंत करते हैं, that is the meaning of prompt. Efficient, efficient होता है जैसे efficiency, he is an efficient worker, means बहुत ही लगन से कोई काम करता है, that is efficient, मतलब hard working. Efficient का मतलब हार्ड वर्किंग हो गया. टार्डी का मतलब होता है स्लो, जब कोई बहुत स्लो होता है काम में. और स्ट्रेंज का मतलब पता ही होगा, स्ट्रेंज का मतलब अजीब सा. प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, क्विक. अगर आपने मुझे फटाफट आंसर दे दिया, सो यू हैव गिवन मी अ prompt reply. So to ensure a prompt reply please include all the pertinent details. मतलब अगर आपको इमीडिएट, अगर आप चाहते हो कि आपको फटाफट कंपनी से रिप्लाई आए, सो गिव ऑल द इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट डिटेल्स इन योर ईमेल. सो अंडरस्टूड है. स्ट्रेंज, अजीब सा रिप्लाई, सेंस नहीं बनता. स्लो रिप्लाई क्यों चाहिए होगा किसी को, अगेन इट्स नॉट रेलिवेंट. एंड हार्ड वर्किंग रिप्लाई ऑल्सो डज नॉट मेक एनी सेंस. सो करेक्ट आंसर हियर इज प्रॉम्प्ट. Next question. The survey provided the company with a wide dash of feedback on its products. Now spectrum, option, choices, colors. Spectrum का मतलब होता है basically variety. Spectrum का मतलब होता है variety. Option, option होता है क्या, जब again choice होती है हमारे पास, हमें कोई चीज चूज करनी पड़ती है या पिक करनी पड़ती है. आपके पास अगर आपके जैसे ऑप्शंस आते हैं आपके एग्जाम में भी ABCD, तो आपको 1 मार्क करना है. चॉइस, अगेन चॉइसेस क्या हो गए, हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं. चॉइस का मतलब वो भी होता है, अगर हम एज अ नाउन बात करें तो चॉइसेस का मतलब हो गया आर प्रेफरेंसेस, और अगर हम चॉइस एज अ वर्ब बात करेंगे तो वो हो गया चूज करना. कलर्स का मतलब सबको पता है, रंग. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्पेक्ट्रम. The survey provided the company with a wide variety of feedback on its products. मतलब बहुत सारे फीडबैक आए थे अलग अलग तरीके के, कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ में कई कोई चेंजेस के लिए किसी कस्टमर ने बोला है, whatever it may be. So variety of feedback on its product. So correct answer here is spectrum. अब आपको ये वर्ड्स अदरवाइज भी ध्यान रखने हैं. हो सकता है वोकैबुलरी सेक्शन में आपको आ जाए वर्ड स्पेक्ट्रम, और सिनोनिम्स में वैरायटी ऑप्शन वर्ड आ जाए या कोई सिमिलर वर्ड आ जाए तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा, या एंटोनिम्स के हिसाब से आ सकता है. तो ये आपको वर्ड्स बहुत, आप कुछ नए वर्ड सीख रहे हो, इनफैक्ट आपको ध्यान रखने चाहिए. नेक्स्ट, he dashed to the problem of air pollution in his speech. I'll just zoom it first properly and then I'll explain you. All right. Averted, adverted, exclaimed, mentioned. Now exclaimed और I think mentioned तो simple words हैं, आप लोगों को पता होगा. Averted, adverted आपके लिए थोड़े different words हो सकते हैं, new for few of you. Now averted, बेसिकली एवर्टेड का मीनिंग होता है जब हम, आप कह सकते हो कि जब हम अगेन चॉइस की बात करते हैं, प्रिवेंट समथिंग, हम जब हम, हमारे पास चॉइस होता है कि हम कोई काम करने को रोक पाए. ओके, व्हेन वी हैव दैट ऑप्शन,
सो बेसिकली एवर्टेड का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेन करना अपने आप को। एडवर्टेड का मतलब होता है, ये वर्ब्स हो गए हैं, एडवर्टेड का मतलब होता है रेफर। बेसिकली एडवर्ट का मतलब होता है रेफर, ये पास्ट टेंस में है इसलिए आपको ईडी के साथ दिए गए हैं। एक्सक्लेम्ड, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो वहां पर एक्सक्लेम्ड आ जाता है रिमार्क। एंड देन मेंशन, मेंशन होता है किसी चीज को जब हम स्पेसिफाई करते हैं, स्पेशली नोट डाउन करते हैं, दैट इज मेंशन, कोई स्पेशल रिमार्क। तो यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए एडवर्टेड, ही रेफर्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं है करेक्ट आंसर? मेंशन का मतलब भी यही होता है जब हम स्पेशली किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं। मेंशन यहाँ इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि मेंशन के बाद टू नहीं आता। आप ये नहीं बोल सकते ही मेंशन टू द प्रॉब्लम, आप बोलोगे ही मेंशन्ड द प्रॉब्लम। टू आ गया है प्रेपोजिशन, इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड हमारा आंसर गलत है। अगर टू प्रेपोजिशन नहीं होता तब मेंशन करेक्ट आंसर हमारा हो सकता था। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं इफ यू गेट क्वेश्चंस लाइक दीज। प्लस आपने आज दो नए वर्ड सीखे हैं, एवर्टेड, एवर्टेड मतलब एवर्ट, एवर्ट वर्ब है, ईडी लगा के पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस बन गया। एडवर्ट का मतलब होता है एब्सटेन करना, प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, और एडवर्ट का मतलब होता है रेफर, रेफर टू। Okay. Rohan is so magnanimous that everyone is always dashed to help him in his project. Magnanimous, अब इसको पहले मैं आपको इस वर्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। magnanimous रूट वर्ड के थ्रू, मैग्ना एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूज, बिग। अब रोहन इज सो मैग्नामिनस, अब ऑब्वियसली सेंटेंस में साइज की बात तो हो नहीं रही होगी। रोहन इज मैग्नामिनस का मतलब होता है ही इज काइंड। यहाँ पे मैग्नामिनस का मतलब हो गया काइंड है, जनरस है, मर्सीफुल है, ही इज अ गुड पर्सन बाय हार्ट। So Rohan is so magnanimous that everyone is always dashed to help him in his project. Now eager, enthusiastic, reluctant and ignorant. अब eager का मतलब होता है curious, जब हम कोई काम को करने के लिए उत्सुक होते हैं। enthusiastic जब हम जोशीले होते हैं, हमारे अंदर जोश होता है कोई काम करने का, फुल ऑफ एनर्जी। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग, जब हमारा मन नहीं होता कोई काम करने का। और इग्नोरेंट होता है केयरलेस, जब हम किसी काम को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते तो केयरलेस होते हैं, या आप कह सकते हो नेग्लिजेंट होते हैं। अब रोहन इतना काइंड है, अगर कोई काइंड होगा तो सब उसको हमेशा हेल्प करने को ही तो तैयार होंगे, कोई उसको हेल्प करने को मना क्यों करेगा? काइंड पर्सन को तो हमेशा जाके आप मदद करोगे ना, इसलिए रिलक्टेंट और इग्नोरेंट आंसर्स नहीं होंगे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑलवेज ईगर टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट, क्यूरियस टू हेल्प हिम, सबकी इच्छा होती है हमेशा हेल्प करने की। एंथुसियास्टिक वर्ड का यूसेज कैसे होता है? He is very enthusiastic, मतलब वो बहुत जोशीला है, हर काम बहुत जोश से फटाफट कर लेता है, is full of energy। बेसिकली enthusiastic आपका एनर्जी लेवल एक्सप्लेन करता है, या एनर्जी लेवल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बताया जा रहा है क्यूरियोसिटी या ईगरनेस को एक्सप्लेन करा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A nation's dash into another country's war could pull us into the crisis. Crisis means like a big problem. Okay. Now again you have four words: intervention, intention, perfection, invention. Intervention का मतलब होता है interference, दखल। Intention होता है इरादा। Perfection, perfect होना। Invention, कोई भी अगर हम कोई चीज इन्वेंट करते हैं मतलब हमने किसी चीज को ढूंढा है, जैसे डिस्कवर होता है खोज करना, उसी तरीके से इन्वेंट होता है किसी भी चीज को बनाना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड, ठीक है। और कोई पुरानी चीज को ढूंढा जाता है तो दैट वाज डिस्कवर्ड। तो कोई भी नई चीज अगर बनाई जाती है दैट इज इन्वेंशन।
अब यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज अल्फा, इंटरवेंशन, बिकॉज क्लियरली लिखा है इनटू अनदर कंट्रीज वॉर, मतलब अगर हमारा नेशन दूसरे कंट्री की वॉर में दखल देगा मतलब इंटरफेयर करेगा, सो हमें क्राइसिस, वी कैन लैंड अप इनटू क्राइसिस. ओके, नेक्स्ट. As a fitness dash, Deepti is always preaching to her friends about the importance of working out. Enthusiasm, अभी हमने ये वर्ड पढ़ा था, enthusiastic, enthusiastically और enthusiast. Now, as a fitness, अब यहाँ पर क्या होगा आपको ये देखना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, बेस मीनिंग अभी बताया था मैंने, enthusiasm. अब यहाँ मतलब एक जोश होना. नाउ जब आप कोई काम बहुत जोश से अच्छा से करते हो, दैट इज टू बी एंथुजियास्टिक. अब यहाँ पे सिर्फ नाउन, वर्ब्स, इनका डिफरेंस है, एडजेक्टिव का डिफरेंस है, दैट यू हैव टू फिगर आउट. फॉर एग्जाम्पल, एज अ फिटनेस डैश, दीप्ति इज ऑलवेज टेलिंग हर फ्रेंड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस. एज अ फिटनेस एंथुजियास्ट, दिस इज बेसिकली अ नाउन. यहाँ पर हमें नाउन की जरूरत है, तो एंथुजियास्ट होता है पर्सन. सो एज अ फिटनेस एंथुजियास्ट, एंथुजियाज्म भी एक नाउन ही है. एंथुजियाज्म हो गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जरूरत नहीं है. एंथुजियास्टिक, ही इज एंथुजियास्टिक. यहाँ पर एंथुजियास्टिक हो गया है एडजेक्टिव, क्वालिटी एक्सप्लेन करी जा रही है. एंड enthusiastically ly लग गया है, तो ये हो गया है एडवर्ब. अब फिटनेस ऑलरेडी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, तो उसके आगे हमें नाउन चाहिए. सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर enthusiast. हम enthusiasm तब अप्लाई करेंगे अगर हम enthusiasm को एज अ थिंग एक्सप्लेन कर रहे हो सेंटेंस में, विच वी आर नॉट डूइंग दैट. सो इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर है enthusiast. Dash, the rain stopped. The concert had to be suspended. Okay, dash, the rain stopped. The concert had to be suspended. Now, until, unless, till, while. Important conjunctions हैं सारे. अब till होता है तक, till से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा. प्लीज रिमेंबर, नेवर बिगिन अ सेंटेंस, नेवर बिगिन अ सेंटेंस. while होता है ड्यूरिंग, दौरान. while का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता until and unless. अब until होता है बेसिकली टाइम ओरिएंटेड एक्शन के लिए, unless होता है एक्शन ओरिएंटेड. एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेस क्या होते हैं? इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू शैल नॉट सक्सीड, ये एक्शन होते हैं. तो इसमें हम बोल सकते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड यू शैल नॉट सक्सीड, बिकॉज ये टाइम लिमिट की कोई बात नहीं है, टाइम का कोई रेफरेंस नहीं है, एक्शन की बात है, दैट इज वर्क हार्ड. अंटिल इज टाइम ओरिएंटेड, जैसे डैश द रेन स्टॉप, तो बेसिकली जब तक बारिश नहीं रुकेगी. यहाँ पे टाइम को रेफरेंस दिया जा रहा है, एक्शन को नहीं. एक्शन तो हो रहा है बारिश का, बट प्रेफरेंस किसको है? टाइम तक, जब तक बारिश नहीं रुकेगी. तो एक सर्टेन या कह सकते हो इनडेफिनेट टाइम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा until. और भी ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जैसे until the light turns green you shall not cross the road, तो जब तक लाइट ग्रीन नहीं होती. तो अगेन ये भी टाइम ओरिएंटेड हो गया. एक सर्टेन टाइम होता है आपके ट्रैफिक सिग्नल्स का रेड या ग्रीन होने का. सो जितने ऐसे सेंटेंस होते हैं जो थोड़े बहुत भी आपको टाइम ओरिएंटेड लगेंगे वहाँ until, और जितने एक्शन ओरिएंटेड होते हैं उनके साथ unless. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का दे रहे हो, एफकैट का दे रहे हो या अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके साथ में आपको एक ग्रामर का भी पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ. ऑलवेज रिमेंबर, until और unless के साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, मतलब सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए. जिस भी पोर्शन में until और unless कंजंक्शन आता है, दैट फ्रेज कैन नेवर बी नेगेटिव. अगर आपने सेंटेंस बोला until the rain does not stop, तो ये गलत है. until के साथ not नहीं आ सकता. या unless you do not study hard, again it's wrong.
डू नॉट नहीं आ सकता, until और unless के साथ हम not का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? सो वो वाला जो फ्रेज है वो पॉजिटिव होगा, the latter part of the sentence can be negative. So students, today I'll do this much. Next session में I will be coming with more sentences like this. Now you can see in this session I have covered some very important vocabulary with you, plus I have also covered some very important grammar rules. I hope you've understood whatever was explained to you. अगर आपको कोई भी doubt है, कोई question है, please post your comment, your questions, your queries in the comment section, or you can ask me in the class. Thank you very much and Jai Hind all of you.